हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट की। इस पार्ट में हम बात करेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड। ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है। अच्छा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा, क्या इक्वेशंस बनेंगी और उन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो ओम्स लॉ से शुरू करते हैं। अभी तक हम जो जो पढ़ चुके हैं वो ये है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है एक कंडक्टर में, वो दी जाती है वी डी इक्वल टू म्यू ई से, और दूसरा जो करंट डेंसिटी थी वो देते हैं एन ई वी डी से। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, वी डी को रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ जे इक्वल टू एन म्यू ई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो एन ई म्यू तीनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे, तो देखिए एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कंडक्टर पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ई एक कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो इन तीन चीजों को एक कांस्टेंट माना जा सकता है, एन ई म्यू को। इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया सिग्मा, एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, जिसे कहा जाता है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आया, J इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर है बात। अब ये कंडक्टिविटी जो है, इसका जो इनवर्स होता है उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो मतलब रेजिस्टिविटी में लिखूंगा रो से, रो इक्वल टू 1/सिग्मा एंड इज गिवन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी मतलब अगर क्वालिटेटिवली देखें तो क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में कितना रेजिस्टेंस मिलने वाला है या क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके मिलने वाली हैं, वो कंसिडर की जाएंगी रेजिस्टिविटी में। ओके, तो अपने पास यहां से जो नया रिलेशन बनता है वो बनता है J इक्वल टू ई बाई रो। ओके, एंड दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आपको ये फॉर्म भी याद होनी चाहिए। V इक्वल टू आई आर जो आप आज तक पढ़ते आए हैं वो यहीं से डिराइव होती है। तो हमें ये डिफरेंशियल फॉर्म याद होनी चाहिए ओम्स लॉ की, J इक्वल टू ई बाई रो। J क्या है, करंट डेंसिटी, E है उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और रो है उसकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो यहां से क्या कह रहा है कि फॉर एनी कंडक्टर एट एनी पॉइंट करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से अपने को ये चीज मिल गई। ओके, अब अगर एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो उस यूनिफॉर्म कंडक्टर के बारे में बात करें तो उसके अंदर अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, कंडक्टर की लेंथ अगर L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा V बाई एल, जानते हैं हम सभी लोग। अगर इसका एरिया A है और इसके अंदर करंट I जा रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू V बाई एल एंड J इक्वल टू I बाई ए, करंट डेंसिटी J। ओम्स लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म था वो कहता था ये J इक्वल टू E बाई रो। अगर ये दोनों वैल्यूम यहाँ पुट करें तो J की जगह रखता हूँ I बाई ए, और रो की जगह 1/रो, एंड E की जगह रखा V बाई एल। क्या फॉर्मूला बना देखो, V इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई। यहाँ पे जो ये टर्म है रो एल बाई ए, ये कहलाती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लिखा जाता है R से। और ये जो पूरा इक्वेशन हमारे पास बनती है वो बनती है V इक्वल टू आर आई, जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। क्लियर है बात, पक्की बात। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, I इज प्रोपोर्शनल टू V, I इज प्रोपोर्शनल टू V। ये है ओम्स लॉ। अब यह R जो है रेजिस्टेंस, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, एक होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर अगर है, होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर जिसका एरिया सेम है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो हम लिखेंगे I इज प्रोपोर्शनल टू V। ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, क्योंकि पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये आपका आएगा ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी।
तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लिखा R इक्वल टू रो एल बाई ए, एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको एज इट इज याद रहना चाहिए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, रेजिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो ध्यान से देखो, रो मटेरियल की बात है रेजिस्टिविटी, एल और ए ये डायमेंशंस की बात है, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल और इसकी डायमेंशंस पे। तो एक बात और कि ये भले ही V इक्वल टू आई आर लिखा जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या करंट कितना फ्लो हो रहा है इन बातों पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी डायमेंशंस और मटेरियल पे। क्लियर है बात? ठीक है, अब इस फॉर्मूला में ये L और A क्या क्या है इस बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये जो L है लेंथ, ये ली जाती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो देखो आप इस कंडक्टर में जब हमने L लेंथ ली है वो करंट की डायरेक्शन के अलोंग लेंथ ली है, तो बात ध्यान रखिएगा। और जो A है वो है एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो एरिया आप परपेंडिकुलर वाला लेंगे। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। क्लियर है? डिपेंड करता है कि करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस होगा। ये भी एक यहाँ की स्पेशल बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, मतलब 1/r, उसे कहा जाता है कंडक्टेंस। तो जैसे कंडक्टिविटी को आपने लिखा था सिग्मा, उसका रेसिप्रोकल बताया था रो रेजिस्टिविटी, वैसे ही रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो ओम इनवर्स, या इसको उल्टा लिख दो तो महो हो जाती है, MHO, या साइमन भी इसकी एक यूनिट है। ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है ये, कभी कंडक्टेंस अगर दे दे तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज 1/r। ओके, तो अगर मैं एक रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ की इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो एक रेजिस्टेंस बनाया जिसके दो टर्मिनल्स हैं A और B, यहाँ पे VA और VB पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। अगर इस रेजिस्टेंस R से, रेजिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेजिस्टेंस R से अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो हम लिखेंगे कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VA माइनस VB इक्वल टू IR। तो वो जो हमने लिखा ना V इक्वल टू IR, वहां पे V क्या है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा VA माइनस VB और इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। या अगर आपको करंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं VA माइनस VB बाय R। ये लिखा जाएगा किसी भी रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। करंट फ्लो की डायरेक्शन कैसी होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। चलिए, अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, इस बारे में अपन बात करेंगे। ओके, तो हमने जब पढ़ा था पहले ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में, तो हमने बात करी थी कि हर जब रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर रखा हुआ है तो उनके पास थर्मल एनर्जी है, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो लगातार रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, और जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस रैंडम मोशन के साथ साथ एक मोशन इनका हायर पोटेंशियल की तरफ भी हो जाता है। तो सोचो, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, किसी टेम्परेचर T1 पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो ऐसा है कि रैंडम मोशन भी है, साथ में वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट भी कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 ऊपर ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, ओके, तो क्या होगा? टेम्परेचर जैसे डिक्रीज किया, इसके अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। थर्मल एनर्जी की वजह से जो रैंडम मोशन हो रहा था, क्या वो भी कम हो जाएगा? यस, रैंडम मोशन अगर कम होगा तो रेट ऑफ कॉलिजन भी कम हो जाएगी। तो इनका जो जिगजैग पाथ है वो अब थोड़ा कम जिगजैग लगेगा, तो इस तरीके से इसका मोशन हो जाएगा। और क्योंकि ये डिफरेंस है तो लेफ्ट की तरफ भी लगातार मूव कर रहा है। ओके, अच्छा, इसका टेम्परेचर मैंने और कम कर दिया। अब ये जो है बहुत छोटा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर है। तो सोचो ये कम टेम्परेचर की वजह से क्या इसकी थर्मल एजिटेशन और कम हो जाएगी? क्या इसका रैंडम मोशन और कम हो जाएगा? यस, कॉलिजन्स कम हो जाएंगे और इस पर रेजिस्टिंग फोर्स जो लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा जब होगा क्या इसका मोशन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा?
तो हम कहते हैं कि जब ये बहुत कम टेम्परेचर पे आ जाता है, मतलब 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है, अगर उस पे आ जाए तो जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर सकता है। ऐसा क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई रैंडम मोशन नहीं होगा। जब रैंडम मोशन नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो उसे कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें रो 0 हो जाता है। क्लियर बात? तो सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने का तरीका, टेम्परेचर कम करना पड़ता है, या इनके जो कोलिजन है उसको कम करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको रिलेशन क्या दिया जाए। तो रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन दिया गया, वो रिलेशन है ये, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर के साथ आपको रो का वेरिएशन देखना है तो आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। रो टी नॉट क्या है? टी नॉट वो टेम्परेचर जिसपे अपने को रेजिस्टिविटी पता है, टी वो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो रो एट टी इक्वल टू रो एट टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, टी माइनस टी नॉट। एंड अल्फा, अल्फा जो है यहाँ पे वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, आपने एक बार अल्फा पहले भी पढ़ा था जब आपने लीनियर एक्सपेंशन की बात की थी। तो ये अल्फा और वो अल्फा अलग अलग बातें हैं, नोटेशन भले ही सेम हो सकता है लेकिन चीजें दोनों अलग अलग हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लीनियर कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा। ठीक है, टी नॉट जनरली जो लिया जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, ये हमारा रेफरेंस जनरली रहता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तो इस तरीके से वेरी कर रही है। अब अगर रेजिस्टिविटी पता है तो क्या मैं रेजिस्टेंस का वेरिएशन निकाल सकता हूँ? चलो देखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? रो एल बाई ए, ये था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रो पता है कैसे वेरी कर रहा है, एल अपन ने पहले बात करी है थर्मल एक्सपेंशन में, और एरिया भी हमने बात करी है थर्मल एक्सपेंशन में कि कैसे कैसे वेरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन इतना नहीं है कि कंडक्टर का थर्मल एक्सपेंशन हो या उसकी डायमेंशंस में चेंज हो, ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। तो जो भी चेंजेस है वो सिर्फ रेजिस्टिविटी की वजह से है, और उसकी वजह से बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन हम रेजिस्टेंस का भी लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी आएगा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बात? और ये रिलेशन आपको याद रहने चाहिए एज इट इज। चलिए आगे बात करें। तो अगर ओम्स लॉ का ग्राफ बनाया जाए तो आई वर्सेस वी कर्व भी आपके सामने बन रहा है। ठीक है, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके सामने है। इसमें अगर आप स्लोप देखें तो स्लोप क्या है? आई बाई वी, दिस इज द स्लोप। और आई बाई वी बाय ओम्स लॉ अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा 1 बाई आर। तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज 1 बाई आर। ठीक है, पक्की बात? तो अगर आपको किसी कंडक्टर का स्लोप निकालना है और आपको अगर आई वी कर्व दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो उसका होगा वो होगा 1 बाई स्लोप। या अगर वी आई कर्व दे रखा होता, लेट्स से इसकी जगह आपको कर्व दिया होता वी आई कर्व, तो आप क्या कहते हैं कि अब जो स्लोप है वो है सीधा सीधा रेजिस्टेंस के बराबर, क्योंकि वी बाई आई होता है आर। तो ग्राफ देखिएगा आई वी है या वी आई, उसके हिसाब से आप स्लोप और रेजिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर फर्स्ट केस में जब R1 हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं कि R1 कैसे होगा? तो भाई ये वाला स्लोप हमें फाइंड करना है। क्या बोलूंगा मैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा आई। तो स्लोप हम लिखेंगे डेल्टा आई बाय डेल्टा वी, और स्लोप है 1 बाय आर। तो अगर मुझे आर लिखना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, और ये अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेल्टा वी जो है वी बी माइनस वी ए है, और डेल्टा आई जो है वो आई बी माइनस आई ए है। ये आपका आ जाएगा स्लोप इस लाइन का। ऐसे ही को बोल सकते हैं थीटा से भी, तो टेन थीटा भी स्लोप होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा अगर सोचो कि आपको ये दो स्लोप दे रखे हैं, ये दो कर्व दे रखे हैं, एक R1 के करस्पॉन्डिंग एक R2 के करस्पॉन्डिंग, और आपको बोला गया कि बताइए इनमें से T1 ज्यादा है या T2।
जो टेम्परेचर है T1 और T2 इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या R1 और R2 को बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो हमने भी देखा कि स्लोप है 1/R, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस कम। स्लोप किसका ज्यादा है, R1 का, तो हम कह सकते हैं कि R1 का स्लोप ज्यादा मतलब R1 इज लेस देन R2। ये बात अपने को समझ में आ गई यहाँ से। ओके, अब टेम्परेचर वाला रिलेशन यूज करते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्लियर है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। ये रिलेशन हमें यहां से मिल गया। हम कह सकते हैं कि T2 इज मोर देन T1। तो एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। पर ऐसा क्यों? सोचो कि एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी स्पीड भी बढ़ती है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। उसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक बहुत भरी हुई जगह में, एक छोटी जगह है, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और आप उसमें भाग रहे हैं इधर उधर। अब सोचो कि तुम इसमें कुछ लोगों को और डाल दो और उनको बोलो कि और तेज भागे, तो क्या अब कौन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग टकराएंगे आपस में। वही काम यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले से बहुत ज्यादा थे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो और इलेक्ट्रॉन आ गए और वो भी और तेज भागने लगे, तो इससे कोलिजन बढ़ गए। और जब कोलिजन्स बढ़ते हैं तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। तो ध्यान रखिए, एक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स कौन कौन से हैं? तो रेजिस्टिविटी और इसके टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग अपन मटेरियल्स की यहाँ पे कुछ कुछ बात। तो फर्स्ट जो मटेरियल है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या है कि भाई एक कंडक्टर में हमें पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? लगभग 10⁻28 पर मीटर क्यूब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है, कम, लगभग 10⁻⁸ ओम मीटर में रेजिस्टिविटी इसकी होती है। ठीक है, ये तो मैं पता ही था। और अगर बात करें कि एक आइडियल कंडक्टर हो, आइडियल कंडक्टर मतलब जिसमें रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाए, उसे कहते हैं आइडियल कंडक्टर। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, अभी हमने बात करी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, कोलिजन्स ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए लिखा जाएगा कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। और हमें ये भी पता है कि अगर टेम्परेचर जीरो हो जाए तो रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, मतलब सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाएगी। तो ये हो गया कंडक्टर के बारे में। एक दूसरा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से थोड़े कम होते हैं। तो उसमें जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है। ये क्या है होल्स? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, खाली वैकेंसी, उसको कहते हैं होल्स। तो बात करेंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, पर फिलहाल सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कम, कंडक्टर से थोड़े कम है, 10⁻16 पर मीटर क्यूब के अप्रोक्स। तो इसकी रेजिस्टिविटी है ज्यादा, कोलिजन इसमें ज्यादा है। अब सोचो कि इसमें अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, कुछ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो अभी ये मॉडरेट लेवल पे था, अब कुछ और आ गए तो क्या इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी? यस। तो यहाँ ये डिफरेंस आता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के लिए तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई थी, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि अल्फा नेगेटिव है, क्योंकि अल्फा क्या होता था, हमने लिखा था रो एट टी इक्वल टू रो टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो जहां पे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है वहां अल्फा पॉजिटिव होता है, जैसे कंडक्टर में था। जहां डिक्रीज होता है रेजिस्टिविटी वहां अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर जीरो कर दिया जाए सेमीकंडक्टर के लिए तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि तब बिल्कुल भी कंडक्शन
नहीं हो पाएगा। तो ये भी इसका जस्ट अपोजिट है कंडक्टर का। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें प्रैक्टिकली कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसे कहते हैं इंसुलेटर। जीरो इलेक्ट्रॉन, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें जनरेट होने लगते हैं, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी कम होने लगती है। ये थोड़ा बहुत कंडक्शन करना शुरू करता है, तो इसलिए इसका अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है। और फोर्थ जो मटेरियल आता है वो होता है सुपर कंडक्टर। ये हमने बात पहले भी करी थी कि जब बहुत कम टेम्परेचर हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है, और इस केस को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर। और हमें सुपर कंडक्टर मरकरी के लिए मिला है वो कब? 4.2 केल्विन टेम्परेचर से भी कम पे। तो इसलिए सुपर कंडक्टर अभी प्रैक्टिकली यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर हर जगह मेंटेन करना अभी पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कुछ मटेरियल एप्लीकेशंस हैं, देख लीजिए एक बार जल्दी से। ये आपको याद होने चाहिए, कहीं कहीं ये पूछ लिए जाते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है। चलिए तो जितना अभी तक अपने पढ़ लिया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट आपसे कह रहा है वो देखिए क्या है। एक कॉपर की कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोला कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 26.4 है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, मतलब अल्फा आपसे पूछा गया है। क्या अल्फा आप आराम से फाइंड कर सकते हैं? कैसे? रेजिस्टेंस का हमारा याद है फॉर्मूला, आर एट टी इक्वल टू आर एट टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे टी नॉट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी कितना है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? 0 पे कितना दे रखा है? 20 ओम, और यहाँ कितना दे रखा है? 26.4 ओम। ये आपको गिवन है। जल्दी से वैल्यूज रखते हैं। 26.4 इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना है? 0 से 80 मतलब टी। देखिए केल्विन में अपने को लेना चाहिए जनरली, लेकिन डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है। तो यहां से अपने पास आंसर आएगा 26.4 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू अल्फा। ऐसा आप कर सकते हैं इसको आराम से, या आप चाहे तो अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। मैं ऐसा लिखता हूँ इसे। फाइनल आंसर विल बी 6.4 डिवाइडेड बाय 1600 इक्वल टू अल्फा। सॉल्व करेंगे तो अल्फा आपको मिलेगा 0.4 इंटू 10⁻⁻², या फिर अल्फा को लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 120 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज कनेक्टेड इन सर्किट। ठीक है। ड्यू टू करंट फ्लो इन इट, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 240 ओम। ओके, तो पहले आपको दे रखा है आर नॉट 120 ओम, कब? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपको दे दिया आर टी 240 ओम किसी टी टेम्परेचर पे। तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वायर, और अल्फा आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको गिवन है। तो अपने पास इक्वेशन पता है अपने को, क्या हो जाएगा? आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी आपको दे रखा है 240, आर नॉट है आपका 120, 1 प्लस अल्फा है 2 इंटू 10⁻⁴, डेल्टा टी आपको फाइंड करना है। एक बार डेल्टा टी निकल गया तो अपन टी भी निकाल लेंगे। यहाँ से डेल्टा टी देखें तो आएगा 240 बाय 120 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁴। ऊपर से आपके पास आया 1 by 2 minus 1 is 1, 1 by 2 into 10⁻⁴, इसको लिख सकते हैं 5 into 10⁻3। ये आपके पास आया डेल्टा टी। मतलब
चेंज इन टेम्परेचर आया 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। काफी बड़ा एक आंसर है, लेकिन ठीक है। और डेल्टा टी क्या है? टी माइनस 20, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर टी, इनिशियल टेम्परेचर 20 था। यह है 5000, तो टी यहाँ से आपके पास आएगा 5020 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक वायर के पास रेजिस्टेंस है आर। ओके, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ? अगर एक खुद पे डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? एक एक पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, खुद पे अगर डबल कर दें तो ये वायर है अपने पास ऐसा, लेंथ इसकी दे रखी है एल, एरिया है इसका ए, एच से, रेजिस्टिविटी है रो। अगर इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है आर। अब अगर फर्स्ट पार्ट के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो इसका ए है वो कह रहा है कि इसको खुद पे डबल कर दें। खुद पे डबल करना मतलब ये ऐसा हो जाएगा वायर। अब इस तरीके से आपने इसको खुद पे डबल कर दिया। क्लियर है? तो अब सोचो कि ये एक पूरा वायर बन रहा है जिसके लिए ऐसा वायर हो गया है, इसमें एरिया ये वाला हो जाएगा 2a और लेंथ इसकी हो जाएगी हाफ l/2। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया, तो r डैश अगर मैं निकालूंगा तो लिखूंगा रो, अब लेंथ है l/2 और एरिया है 2a, और आपको यहाँ r कितना दे रखा था? रो l/a आपको पहले दे रखा था। इसी से अपने को रिलेट करना है तो आ जाएगा रो l/4a या फिर r/4। तो अगर आप इसको खुद पे डबल कर लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है कैसे किया? चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। इट इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज, तो बी का फर्स्ट जो कह रहा है वो ये कि इसको इस तरीके से खींचा कि इसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई। तो जो पहले एल थी अब 2l हो गई। अच्छा, अगर लेंथ चेंज हो गई तो क्या एरिया सेम रहेगा या एरिया चेंज होगा? ऑफ कोर्स एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल वही है, उसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं कि पहले अगर इसका एरिया ए था और लेंथ एल थी, तो इसका एरिया ए डैश हो जाएगा और लेंथ 2l हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम को हम सेम कर सकते हैं। एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो यहाँ से ए डैश आपको मिलेगा a/2। मतलब अगर लेंथ डबल हुई तो एरिया हाफ हो गया। तो अब अगर नया रेजिस्टेंस में उसका लिखता हूँ आर डैश, तो मैं लिखूंगा रो एल हो गया 2l, लेंथ अब कितनी हो गई 2l, एरिया अब कितना हो गया a/2। ये इसका रेजिस्टेंस आएगा नया वाला। तो देखिए कितना हो गया है, ये हो गया 4 टाइम्स रो l/a या 4r। तो आप अगर एक रेजिस्टेंस को या एक कंडक्टर को खींच के डबल कर देते हैं उसकी लेंथ, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है 4 टाइम्स। क्लियर है बात? चलिए इसी का सेकंड पार्ट अगर देखें तो बोला है कि उसको ऐसे खींचा कि उसकी रेडियस हाफ हो गई, उसकी रेडियस हाफ हो गई। ये पार्ट देखते हैं। तो अब देखिए लेंथ चेंज हो गई एल डैश, कुछ अपने को नहीं पता कितनी है, तो इसकी रेडियस हाफ हो गई। मतलब पहले अगर रेडियस थी आर तो इसका एरिया था ए, जिसको हम लिख सकते थे पाई आर स्क्वायर से। अब इसकी रेडियस हो हाफ, मतलब 2 हो गया। अब इसका जो नया एरिया लिखूंगा क्या लिखूंगा? पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, कितना है? पाई r²/4। मतलब अब जो इसका नया एरिया आया है वो पुराने एरिया का 1/4 आया है। यहाँ तक बात क्लियर है? पर क्योंकि इसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है तो a इक्वल टू a डैश इंटू एल डैश ऐसा कर सकते हैं। a इंटू एल इक्वल टू a डैश इज a/4 इंटू एल डैश, यहाँ से आपको एल डैश मिलेगा 4l। तो मतलब अगर एरिया 1/4 हुआ तो लेंथ को 4 टाइम्स हो जाना चाहिए ताकि वॉल्यूम सेम रहे। अब अगर अपन इसका लिखें r डैश तो लिखेंगे रो, नई लेंथ है इसकी 4l और नया एरिया है इसका a/4। कितना है यहाँ से? 16 टाइम्स रो l/a विच इज 16r। तो आपने अगर इसको ऐसे स्ट्रेच किया कि इसकी रेडियस हाफ हो गई है तो इसका रेजिस्टेंस 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो पूरे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका था कि हमने वॉल्यूम इक्वल किया, उस
वॉल्यूम इक्वल करके नया लेंथ या नया एरिया फाइंड किया, उससे रो एल बाई ए से हमने रेजिस्टेंस निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक यूनिफॉर्म कॉपर वायर है, मास दे रखा है 2.23 × 10⁻³ kg, ओके, करंट दे रखा है 1 एम्पियर, जब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं 1.7 का, ओके, पूछा है इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए देखते हैं। तो अपने को क्या क्या पता है, मास पता है, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये लिखा जा सकता है मास, वॉल्यूम को कैपिटल वी से लिख देते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, ये है, तो मास आपको गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा डेंसिटी ऑफ कॉपर भी आपको दे रखा है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी आपको गिवन है। तो एक इक्वेशन मैं यहाँ से बना सकता हूँ, मास इज 2.23 into 10⁻³ kg इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इज 8.92 into 10⁻³ into एरिया into लेंथ। एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई यहाँ से, एरिया और लेंथ को लेके। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाऊं, तो बोला है कि इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, जब पोटेंशियल डिफरेंस है 1.7 वोल्ट। तो I दे रखा है और V दे रखा है, मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू V बाय I, V है 1.7, I आपको दे रखा है 1 एम्पियर, तो यहाँ से आपको R मिल गया 1.7 ओम, और R का एक फॉर्मूला और क्या होता है, रो एल बाई ए इक्वल टू 1.7। रो आपको गिवन है, देखिए रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल बाई ए इक्वल टू 1.7। क्लियर है, यहाँ से आपको मिला एक और एल बाई ए टू 10⁸ दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या एल और ए फाइंड किए जा सकते हैं यहाँ से आराम से, पक्की बात है। आप सॉल्व करेंगे इसे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एल और ए यहाँ से आप फाइंड कीजिए। चलिए अब इसने बोला, बस नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि अगर इस वायर की जो लेंथ है उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया जाए तो अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो सीधा सा हिसाब है, तो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि अगर R इक्वल टू रो बाई ए होता है, अगर लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। तो हम क्या लिखेंगे, अब नया रेजिस्टेंस R, लेंथ होगी डबल तो एरिया हो जाएगा हाफ, इस तरीके से। तो ये आएगा आपके पास 4 टाइम्स रो एल बाई ए या 4 टाइम्स R। तो अगर लेंथ को डबल कर दिया गया तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो 4 टाइम्स दी प्रीवियस रेजिस्टेंस आ जाएगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको पता है 1.7 है, तो 4 टाइम्स 1.7, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आसानी से कर सकते हैं, ये वाला पार्ट तो कोई खास बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस 1.5 mm। ठीक है, तो एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है r is given as 1.5 mm। बोला है कि इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गया ऑफ स्ट्रेंथ 250 वोल्ट पर मीटर। ठीक है भैया, ये भी पता चल गया। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इफ द करंट इन द कंडक्टर इज 2 एम्पियर्स। तो आई अगर दे रखा है इसमें 2 एम्पियर, तो पूछा आपसे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कितना होगा। ओके, कैसे करें अभी क्वेश्चन, आप बताओ मुझे क्या किया जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर रेजिस्टिविटी का तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी मिल सकती थी, है ना। क्या किया जाए, क्या आपको R पता है, नहीं पता, आपको रो पता है, नहीं पता, आपको L पता है, नहीं पता, एरिया आप जरूर निकाल सकते हैं यहाँ से 4πr² से, ठीक है, ओके। लेकिन बाकी चीजें करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा, या फिर हमें एक फॉर्मूला और पता था जो था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ
ओम, ये हमें तो पता है ना क्या था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्या कहता था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता था, V इक्वल टू आई आर से जो पहले आया था वो, रिमेंबर, 1/ρ इंटू E इक्वल टू व्हाट, J। ये आपके पास आया J इक्वल टू आई रो। अब यहाँ पे अपने को सारी चीजें पता है, J अपन निकाल सकते हैं I/A से, और A आप देख सकते हो पाई आर स्क्वायर से। I पता है, R पता है, J पता चल गया, E पता है, रो आपसे पूछा है। इस एक इक्वेशन से अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे रो इक्वल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय I। E आपको दे रखा है 250 इंटू पाई इंटू आर आपको दे रखा है 1.5 mm, तो 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई आपको दे रखा है 2 एम्पियर्स। क्या आप रो कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ से कैलकुलेशन अगेन आप ही को करनी है, पर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये याद नहीं आता, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ नहीं आता, तो मैं यहाँ से कैसे सॉल्व करता है ये देखते हैं। तो देखो अपने पास है आर रो एल बाई आई। अब मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता, मुझे ये पता है कि वी आई होता है वो आर होता है, इसको ऐसा लिखता टू रो। मुझे लेंथ नहीं पता, एरिया मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर में इसको लिख सकता था। ठीक है, अब मैं क्या करता, सोचो यहाँ पे v बाई एल को इधर ले आता, अगर v बाई एल इक्वल टू रो इंटू आई बाई ए ऐसा लिखता। एंड व्हाट इज v बाई एल? पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ से अपने पास वही आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो इंटू आई बाई ए इज जे। वहां से भी अपन यहाँ पहुंच सकते थे, जो सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है ये वाला, ये यहाँ से भी अचीव किया जा सकता था, बट थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन इसमें करने पड़ते हैं। अगर वो डायरेक्ट याद है तो सीधा सीधा उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कॉपर वायर है, इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ थी पहले L, तो अब जो L डैश हो गई वो हो गई 1.1 1% लॉन्गर, मतलब 1 प्लस 0.1/100 इंटू L। ये हो गया अब नई लेंथ इसकी, मतलब ये हो गया 1.001 L। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, ये आपसे पूछा गया। तो हमें पता है कि R टू रो L बाय, ठीक है। अब सोचो कि अगर मैं लेंथ को चेंज करता हूं तो वॉल्यूम एरिया भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मुझे कोई एक वेरिएबल में पूरी इक्वेशन लानी चाहिए, तो लेंथ के टर्म में मुझे पूरी इक्वेशन लानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल, ये मुझे पता है, और वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से ए को लिख सकता हूँ वी बाई एल से, और इसको यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो आर मिलेगा आपको रो एल बाई ए की जगह हो जाएगा वी बाई एल, या आर इक्वल टू रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो रो कांस्टेंट है एक मटेरियल के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब अगर परसेंटेज चेंज की बात है, परसेंटेज चेंज हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, एरर एनालिसिस में हमने पढ़ा था डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। रिमेंबर, पावर जो होती थी वो मल्टीप्लाई में आ जाती थी एरर एनालिसिस के टाइम पे। तो ये परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। आपको क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ आपको दे रखा है 0.1%, तो आपको पूछा गया परसेंटेज चेंज इन आर, तो 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2% इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में याद ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप ये एरर एनालिसिस करेंगे तो पूरी इक्वेशन आपको इस तरीके से लेके आनी है कि सिर्फ एक उसमें वेरिएबल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाए। तो जब आप r इक्वल टू बाई ए कर रहे हैं तो रो कांस्टेंट है, लेकिन l और a दोनों वेरी करते हैं, तो a को हमने वॉल्यूम के टर्म में रखा, देन पूरी इक्वेशन सिर्फ l के टर्म में आ गई।
ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। कह रहा है अगर और एल्यूमिनियम दो वाट्स हैं और उनको सीरीज में बोला इफ द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, ये बोल रखा है। तो मैंने क्या किया, एक कार्बन का बना देते हैं और एक एल्यूमिनियम का बना देते हैं। दिस इज कार्बन, दिस इज एल्यूमिनियम, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है ऐसे। तो देखो सीरीज पैरेलल अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने 9th-10th में पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है। तो इसलिए अपन इस फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से कार्बन एल्यूमिनियम आपने जोड़ दिए। तो बोला कि इसका जो कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, ये बोल रखा है। तो मैं इसको बोलता हूँ आर नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसीलिए। पूछा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपसे आर नॉट कार्बन भी पूछा है और आर नॉट एल्यूमिनियम भी पूछा है। ये दो चीजें आपसे पूछी गई है। सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये आपसे बोला गया कि आर नॉट सी और आर नॉट एल्यूमिनियम कि इसका कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल? देखो अल्फा कार्बन आपको दे रखा है -0.5 और अल्फा एल्यूमिनियम दे रखा है +-3। इसका मतलब माइनस अल्फा मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा टेम्परेचर आने के साथ। अल्फा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर एक का टेम्परेचर कम हो रहा है, दूसरे का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल एक ऐसा पॉसिबल केस है जिसमें ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो। तो बस वही हमें बात करनी है। तो अगर मैं लिखता हूँ इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, तो मैं लिखूंगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। पक्की बात है। और इसने बोला कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा इसने बोला। ठीक है, मतलब जो अल्फा है वो यहाँ पे 0 होना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन का जो अल्फा है वो 0 होना चाहिए, ऐसा अपने पास एक सिचुएशन है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? टेम्परेचर एट टी, लेट्स से टेम्परेचर 0 पे बात करते हैं, तो मैं लिखूंगा आर नॉट जो है वो बेसिकली है आर नॉट सी प्लस आर नॉट एल्यूमिनियम, क्योंकि दोनों सीरीज में ऐड हैं, सीरीज में सीधा सीधा एडिशन होता है ऐसा दोनों रेजिस्टेंस का। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा इन दोनों का सम। और यही अगर मैं टी टेम्परेचर पे बात करूं किसी भी, तो मैं क्या लिखूंगा? आर टी इक्वल टू कार्बन का टेम्परेचर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस एल्यूमिनियम का टेम्परेचर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। तब भी तो दोनों सीरीज में ही है, और क्योंकि ये टेम्परेचर पे वेरी नहीं कर रहा तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आर नॉट सी प्लस आर नॉट एल्यूमिनियम इक्वल टू आर टी सी प्लस आर टी एल्यूमिनियम। मतलब टी टेम्परेचर पे इन दोनों का जो सम है वो 0 टेम्परेचर पे इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। तो ये तो है ही। अब टी टेम्परेचर पे हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्या लिखते हैं? टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर कार्बन के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा आर नॉट सी 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। और अगर एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा एल्यूमिनियम का 0 पे इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। ध्यान से देखो तो आर नॉट सी और आर नॉट एल्यूमिनियम कैंसिल हो रहे हैं, ये टर्म मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होके इधर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो बचा क्या आपके पास? अब इधर तो बचा 0 इक्वल टू यहाँ से बचा आर नॉट सी अल्फा सी डेल्टा टी प्लस आर नॉट ए अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ये बचा। डेल्टा टी भी गया 0 में, तो अपने पास यहाँ से एक रिलेशन आया आर नॉट सी बाय आर नॉट ए इक्वल टू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम बाय अल्फा ऑफ कार्बन। ये अपने पास एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। एक इक्वेशन हो गई आपकी ये, दूसरी इक्वेशन आपके पास हो गई ये, क्योंकि ये आपको 30 ओम दे रखा है। दो इक्वेशन है आपके पास और दो अननोन है, आर नॉट सी बाय आर नॉट एल्यूमिनियम। क्या आप इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं? यस, अल्फा आपको दोनों गिवन है, कार्बन का भी और एल्यूमिनियम का भी। उसे यहाँ पुट करेंगे
हमारे पास रिलेशन बनेगा और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है अगर कॉम्बिनेशन का, तो कह सकते हैं कि एक का रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा, दूसरे का इंक्रीज हो रहा होगा, इसलिए कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट अगर अप्लाई किया अपन ने बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, लेंथ इसकी दे रखी है 100 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया वो आपने लगाया 30 वोल्ट्स और इसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5 ओम। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, पूछा है कि फाइंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हमें को फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी, ये होता था लीनियर मोमेंटम। तो जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं लेट्स से, इनटू सबका मास और सबकी स्पीड, ये अपने को पूछा गया है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो अगर मुझे पता चल जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो हम स्मॉल n से लिखते थे, इनटू इसका वॉल्यूम अगर मुझे पता चल जाए, एरिया इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इनटू वेलोसिटी, किस स्पीड से चलते हैं इलेक्ट्रॉन अंदर, क्या ड्रिफ्ट स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा? वीडी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब उसमें अपने को क्या क्या चीजें नहीं पता, एन नहीं पता और वीडी नहीं पता, एरिया और लेंथ, एरिया भी नहीं पता और लेंथ यहाँ पे गिवन है। तो एन नहीं पता, एरिया नहीं पता, वीडी नहीं पता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है पता है हमें, और लेंथ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब ये चीजें कैसे निकालें? तो याद करो, उन्होंने बोला था कि I इक्वल टू होता है NEA/VD। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। यहाँ से अपने को क्या चाहिए? N इंटू ए इंटू वी डी, तो वो आपको मिल जाएगा N इंटू ए इंटू वी डी इक्वल टू I/E। ये NAVD अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा I/E इंटू L इंटू M। क्लियर है? अब करंट कहाँ से आएगा? तो V और R आपको गिवन है, यहाँ से I लिख सकते हैं V/R से, तो ये आपके पास रिलेशन आया V/R, ये आ गया करंट, नीचे है E, L आपको गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कांस्टेंट है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल मोमेंटम का। क्लियर है बात? तो टोटल मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या किया? पहले टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाले, उनका मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ ही चलते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड करी। ठीक है, तो अब आप सारी चीजें देखते हैं। 30/R आपको दे रखा है 0.5, E की वैल्यू पता है आपको, L आपको दे रखा है 100 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है। यहाँ से आपके पास टोटल मोमेंटम, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अपन इतनी बातें करते हैं। नेक्स्ट में अपन चलेंगे तो आगे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी तो हमने एक रेजिस्टेंस की बात करी है, कैसे टेम्परेचर पे वेरी कर रहा है, कैसे उसमें ड्रिफ्ट स्पीड है, ये सारी बातें करी। अब बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं और सर्किट में उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछते रहिए।